Okay, so I'm sharing my screen. Good evening everyone again. आज स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कुछ नया पार्ट और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मेनली आज एक दो टॉपिक पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मेनली आज जो क्लास है वो प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है। तो जो टॉपिक हम पढ़ने दैट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप जैसे आप बता रहे हो मुझे कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ ली, तो हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कंटिन्यू कर सकते हैं आगे, राइट। स्टार्ट हो चुका है हमारा ड्यूअल नेचर, है ना। तो ये सब चीजें तो कुछ है नहीं ऐसा कुछ समझने के लिए। रिवीजन कर लेते हैं एक बार। जहां तक मुझे लग रहा है तुम लोगों ने ये समझ लिया है कि जस्ट लाइक लाइट, जो मैटर होता है वो भी जो दोनों प्रॉपर्टीज है वो शो करता है, यानी कि ड्यूअल नेचर पोजेस करता है। कौन कौन सी? पार्टिकल और वेव। वेव। तो आज एक एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि पार्टिकल के साथ साथ मैटर जो है वो वेव नेचर भी पोजेस करता है ना। ऑल्दो मैंने ये स्टार्टिंग में बताया भी था, चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था। किसी को याद आ रहा है कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसने ये बात प्रूव कर दी थी कि मैटर भी है दोनों? फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बेटा मैटर के लिए थोड़ी था, वो तो लाइट के लिए था ना, याद करो। फोटोन्स आ रहे थे उसमें। तो यस सर। हम मैटर की बात कर रहे हैं। मैटर की बात हुई थी ना हमारी, जिसमें कि तुम, यस सर। मैं, पेन, पेंसिल, ये सब चीजें भी वेव नेचर पोजेस करती हैं। इसके बारे में हमने बात करी थी, है ना। यस सर। तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था कि भाई हाँ होता है, मैटर प्रॉपर्टी शो करता है, मैटर भी, मतलब वेव प्रॉपर्टी शो करता है मैटर। चलो कोई ना, याद नहीं आ रहा तो दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। डेविसन एंड जर्मर बताया था मैंने, एक एक्सपेरिमेंट करा था यस इन सर। लोगों ने, डेविसन एंड जर्मर, ठीक है। जैसे जो डी ब्रॉगली थे ना बेटा, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि डी ब्रॉगली ने हमें ये बताया था कि भाई मैटर जो है वो दोनों नेचर पोजेस करती है ना, दोनों स्टेट में प्रेजेंट है, यानी पार्टिकल और वेव दोनों तरह से एग्जिस्ट करती है मैटर जो होता है ना। और ये डी ब्रॉगली ने इस बेसिस पे बोला था कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नेचर में हमेशा सिमेट्री रहती है, जो कि बहुत ही एब्सर्ड बात है, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हो तो आपके पास मैथमेटिकल प्रूफ्स होने चाहिए। उस टाइम पे तो बहुत बड़ी बात थी। अरे आज भी अगर तुम्हें कोई बोले कि यार तुम जो हो वो पार्टिकल भी हो और तुम वेव भी हो, तुम ही एक बार के लिए तो ऐसा बोलोगे ना कि यार क्या बात कर रहे हो, तो बहुत ही अजीब बात कर रहे हो आप। अरे बोलोगे ना। तो ये 1905, 1910, 2025 उस टाइम की बात है। तो उस टाइम पे जब डी ब्रॉगली ने ऐसा बोला और रीजन ये दिया कि सिमेट्री एग्जिस्ट करती है नेचर में, मतलब कि आपका जो लाइट है, अगर वो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो कर रहा है ना, दोनों तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैटर भी नेचर का ही पार्ट है, तो वो भी पार्टिकल और वेव नेचर शो करने चाहिए, है ना। कुछ चीजें उन्होंने बताई अपनी वेव नेचर शो करता है तो वेवलेंथ होनी चाहिए उसकी, तो उन्होंने वेवलेंथ का फॉर्मूला भी दिया। क्या फॉर्मूला दिया था भाई डी ब्रॉगली ने? वैसे इसको डी ब्रॉय बोलते हैं, पर तुम्हारी मर्जी हो जो बोलना, नाम में कुछ नहीं रखा। हाँ भाई, डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या था? लैम्डा इक्वल्स टू h/p था क्या? यस सर। h/p था ना, यस सर। है ना। इसके अलावा क्या फॉर्मूला था इसका, ये भी बता दो जल्दी से मुझे। लैम्डा h/√2mk काइनेटिक एनर्जी। h/√2mk। अब ये भी हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि p जो होता है mv होता है, काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है हाफ mv²। तो आराम से इसको इसमें और इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो लैम्डा इक्वल्स टू h/√2mk। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन टाइप के, उनके लिए 2m/q/v भी हो जाता है क्या? यस सर। फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, यस सर। है ना। v यानी पोटेंशियल, v मतलब पोटेंशियल, ठीक है। और इसके अलावा एक छोटा शॉर्ट फॉर्मूला भी बताया होगा सर ने कि लैम्डा होता है 1.227 अपॉन √v, अंडर रूट, है ना। ये नैनोमीटर में है बच्चों। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर नैनोमीटर में आएगा ना वेवलेंथ का, जनरली नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम दोनों में आ जाता है, ठीक है। तो 1.227 है। अब ये वैल्यू आई है, वैल्यूज रखते, कहने का मतलब ये है कि चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन रख दिया,
इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का वैल्यू पता है ना, 1.67 वाला, है ना? अरे बोलो यार, हाँ या ना? Yes, sir. है ना? एच की जगह प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख दी। जब तुमने सारी वैल्यू रखी तो लैम्डा जो निकल के आया ना उसका, वो ऐसा आया, लैम्डा जो निकल के आया वो आया 12.27 अपॉन रूट वी, आर्मस्ट्रॉन्ग में। लेकिन अगर आप उसको ऑब्वियस सी बात है नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1.227 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अरे फॉर्मूला ये वाला यूज करोगे ना तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग में निकलेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि ये होता है Yes, 10 की sir. पावर -10 मीटर, Yes, और sir. नैनोमीटर क्या होता है? Yes, sir. 10 टू द 10 पावर to the power -9. मीटर। तो ये एक ही का तो डिफरेंस है। अरे 10th डिजिट का ही तो डिफरेंस है। Yes, sir. तो ये 12.227 है, 12.27, और ये 1.227 है ना? तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर आप 12.27 यूज कर रहे हो तो आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर आएगा, 1.227 यूज कर रहे हो तो नैनोमीटर में आएगा। और अगर भूल जाओ, पेपर में भूल जाओ, तो क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख के और उसका मास की वैल्यू रख के निकाल लेना, आंसर यही आएगा, है ना? वैसे तो ट्राई करना कि इस पे कम से कम 20-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि बोलो ही नहीं इसको कभी भी, है ना? लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आया कहाँ से, सिंस तुमको मैं ट्राई करता हूँ रटाने का नहीं हो पाए कुछ भी, सब कुछ समझा के प्रूफ से आपको बताऊं मैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से आया है। लेकिन अगर याद रह जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। आगे चले? Yes, sir. ठीक है, तो अब इन पे कुछ क्वेश्चंस भेज रहे हैं बच्चों, जल्दी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ये क्वेश्चन आपने शायद किया भी होगा, अगर किया है तो आंसर बता दो, नहीं किया तो फिर हम डिस्कस करेंगे। एन इलेक्ट्रॉन, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन, तीनों का सेम काइनेटिक एनर्जी है। आपको बस ये बताना है कि सबसे छोटी डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी होगी। ये ऑर्डर बता देना उसका। जानवी, अक्षरा, मोनिका, क्या आंसर आ रहा है? सर सबसे ज्यादा प्रोटॉन 10 प्रोटॉन का देन अल्फा। ठीक है, तो भाई अगर आपको ये पता है कि इनके मास का रेशियो क्या होता है या मास का ऑर्डर क्या होता है, तो आप आंसर कर सकते हो वेवलेंथ का, राइट? बहुत इजीली हो जाएगा फिर, है ना? तो Yes, sir. मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, लेट्स से कि मास ऑफ प्रोटॉन को अगर हम एम ऑफ पी लिखते हैं, तो आपका जो मास ऑफ अल्फा अल्फा पार्टिकल होता है वो क्या, वो 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन के मास Yes, का? sir. Yes, sir. पता है ना सबको? अरे Yes, अल्फा sir. पार्टिकल होता है ना सबको, क्या होता है भाई? हीलियम 24, Yes, sir. है ना? तो प्रोटॉन के मास के 4 टाइम्स हो जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करो तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पता है ये बात? Yes, sir. है ना? अगर नहीं भी पता है तो Yes, इतना तो sir. पता होगा ना कि मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है, इतना तो पता होगा।
Yes, अरे sir. यार, प्रोटॉन Sir. इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है या इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होता है? प्रोटॉन का होता है ना, ठीक है। तो Yes. अल्फा, Yes, sir. उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। अब तुमको ये पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है h अपॉन √2m के, यानी कि लैम्डा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Inversely proportional. √m के, है ना। तो यानी m जिसका ज्यादा उसका लैम्डा कम, Yes, m sir. अल्फा का ज्यादा है Yes, sir. और इलेक्ट्रॉन का कम है, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे बड़ी हो जाएगी क्या, देन Yes, प्रोटॉन, sir. Yes, sir. अल्फा Yes, sir. पार्टिकल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, इसमें डाउट है किसी को? No, sir. No, No, sir. sir. इजी क्वेश्चन था, कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. No, sir. चलिए अगला क्वेश्चन कर दीजिए इस बात पे जल्दी से। अब इसमें तो सीधे आपको वो फॉर्मूला लगाना है जो हमने डिस्कस किया था। राइट, कर दो जल्दी से, सॉल्व कर दो इसको। करें, डिस्कस करें। क्या आंसर आ रहा है चैट में लिख दिया करो बेटा। जानवी, जसनूर, जसनूर क्या आंसर आ रहा है? जसनूर, आवाज आ रही है मेरी? बच्चों आवाज आ रही है Yes, मेरी? sir. क्या आंसर आ रहा है? Sir, मेरा आ 0.6. रहा है approximate 0.6 Armstrong. 0.6 एमस्ट्रॉन्ग। जसनूर ने भी हाथ ऊपर करके आंसर कर नहीं पा रही लगता है इसको। कोई बात, 0.6 आप बता रहे हो आप, ठीक है, देखते हैं। तो आप लोगों Sir, का 0.8. 0.8 आ रहा है, ठीक है, ओके। लैम्डा आपका क्या होता है बच्चों? 12.27 अपॉन अंडर रूट में पोटेंशियल, है ना। एमस्ट्रॉन्ग में Yes, अगर sir. निकालना है तो आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 12.27 अपॉन में अंडर रूट में 200 वोल्ट, इतना ही दे रखा है आपको पोटेंशियल डिफरेंस, है Yes, ना, sir. एमस्ट्रॉन्ग में। तो भाई बहुत इजी हो गया ये तो। 100 का तो 10 होता है, नीचे अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1.227 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। समझ में आया कैसा आया? Yes, sir. Yes, sir. अंडर रूट 100 तो 10 होता है ना, और ऊपर डिवाइड हो Yes, sir. जाएगा 10 से। 12.27 से डिवाइड करोगे 10 का तो 1.227 हो जाएगा, डिवाइड बाय √2। तो √2 होता है अप्रोक्सीमेटली 1.414, ठीक है। तो यानी कि ऊपर वाला 1.227 है, नीचे वाला 1.414 है, तो डेफिनेटली 1 से छोटा आंसर आएगा। कितना आएगा भाई? अप्रोक्सीमेटली 0.87 एमस्ट्रॉन्ग, ये आंसर आएगा ना। कैलकुलेट कर लेना, यही आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? और No, No, sir. sir. आगे चले? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, एक और करो क्वेश्चन यार, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है सारे। इसमें आपको क्या दे रखा है? पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो 5 टाइम्स है। रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लैम्डा का रेशियो पूछ रहा है आपसे।
पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, लैम्डा पी अपॉन लैम्डा ई Yes, sir. दिया हुआ है, सॉरी है ना। तो आपको पार्टिकल का मास पूछ रहा है, दिया हुआ है लैम्डा पी अपॉन लैम्डा ई और पार्टिकल का मास पूछ रहा है, तो इसमें लग जाएगा लैम्डा अपॉन एच, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी वाला फॉर्मूला। Yes, sir. लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। अब इसमें ना तुम लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m वाला भी लगाने का ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी क्या है कि वेलोसिटी दी हुई है, मास दिया हुआ है। लेकिन ऐसा करना मत, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ mv² निकालना पड़ता है, राइट? Yes, sir. और मोमेंटम निकालने Yes, के लिए sir. मास इनटू वेलोसिटी निकालना पड़ता है। तो ज्यादा इजी कौन सी चीज है निकालना? Momentum. मोमेंटम है ऑफ कोर्स, है ना। तो क्यों हम डिफिकल्ट करें क्वेश्चन को, जबरदस्ती क्यों कॉम्प्लिकेट करें, है ना। चलो सॉल्व करो। हो गया क्या बेटा? Yes, sir. करें डिस्कस करें बच्चों? यस सर। डिस्कस करते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे इसको। तो देखो, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? एच अपॉन पी, है ना, यानी कि एच Yes, अपॉन sir. एम वी होता है, ठीक है। हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये पता है? Yes, sir. कितना होता है? 9 पॉइंट 9.1 into 10 to the 9.1 into 10 to the power Minus minus 31. 31. और अगर हम मास के टर्म्स में लैम्डा वाला फॉर्मूला लिखे तो क्या हो जाएगा? ये मास ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? H upon lambda. एच अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा ऑफ पार्टिकल, है ना, मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ पार्टिकल, Yes, sir. Yes, sir. राइट। और सेम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा ई इंटू वी, है ना। अब तुमको क्या बोल रहा है? तुमको बोल रहा है कि भाई तुमको रेशियो दिया हुआ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स का दोनों का, है ना, और स्पीड भी दी हुई है, यानी कि स्पीड का रेशियो भी दिया हुआ है। देखो ध्यान से, अ पार्टिकल इज मूविंग 5 टाइम्स एज फास्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो v अपॉन वी कितना दे रखा है? 5। vp अपॉन Yes, sir. कितना दे रखा है? 5, 5.1. है ना। और लैम्डा अपॉन लैम्डा ई कितना दे रखा है? लैम्डा पी अपॉन लैम्डा ई कितना दे रखा है? 1.8. 1.8 into 10 to 1.8 the power minus 4.
1.10⁻⁴, ठीक है। अब तो बहुत इजी है, डिवाइड करना है बस दोनों इक्वेशंस को, है ना। डिवाइड Yes, करना sir. है, mp अपॉन me निकाल लो, पार्टिकल का अपॉन इलेक्ट्रॉन का। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका h अपॉन लैम्डा p vp अपॉन h अपॉन लैम्डा e ve, है ना। तो h से h तो कट कट कैंसिल हो जाएगा, राइट। और ये नीचे वाला चीज ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, मास ऑफ, क्या निकालना है तुम्हें, पार्टिकल का निकालना है ना मास, ठीक है। Yes, ये sir. सब हो जाएगा लैम्डा ई इंटू वी, ऊपर आ गया ना ये, Yes, sir. है ना। और नीचे लैम्डा ऑफ पार्टिकल इंटू वी ऑफ पार्टिकल। और ये जो डिवीजन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा इधर। क्या समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. अब तुम्हें लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू तुम्हें पता है रेशियो का, ये देखो 1/1.8 कर देना। और पी ई अपॉन वीपी की वैल्यू भी पता है, 1/5 हो जाएगी, है ना। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी पता है, देखो यहाँ पे लिखी हुई है। इस सबको तुम इसमें पुट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 1.01 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेना, टैली कर लेना एक बार, कैलकुलेशन हो तो जाएगी ना बच्चों, Yes, sir. पक्का। Yes, Sir, sir. मेरा आंसर 9.6 something आया. 9.6 Yes, sir. आई थिंक ये कैलकुलेटेड है यार, तो आंसर तो यही आना चाहिए। फिर भी एक बार चेक कर लेना दोबारा, अगर नहीं आता है जो मैंने बताया वो नहीं आता है तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। तो सर मेरा तो यही आ Okay, रहा है। sir. क्या बोल रहे हो बेटा? सर मेरा तो सेम ही आ रहा है अभी, सेम एज इन, स्लाइड्स वाला आंसर ये वाला नहीं आ रहा है आपका आ रहा 1.01? है सर, यही आ रहा है। आ रहा है ना ये, फिर क्या दिक्कत है? जिसका नहीं आ रहा है उसको बोल रहा हूँ कि एक बार है ना फिर से कैलकुलेट करके देख लेना, अगर फिर भी नहीं आता है तो बताना मुझे, मैं आपको सॉल्व करके कैलकुलेशन और भेज दूंगा, ठीक है। Okay, sir. Okay, one last question. When the kinetic energy of an electron is increased, the wavelength of associated wave will increase या decrease? इसका तो जल्दी से बता सकते हो यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन। बाकी बच्चों को आंसर नहीं करना है क्या? क्लास में तो तुम सब बैठे हो, प्रखर, अनमोल, महेश, ओम, अक्षरा। अरे चैट में आंसर करने में टाइम थोड़ी लगता है यार। जस्ट राइट 1 2 3 4, उसमें से कुछ भी लिख दो जो भी तुम्हारा आंसर है। ओके, काफी इजी क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी सिंस लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन √2m k होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी बढ़ेगी तो लैम्डा डेफिनेटली क्या होने वाला है, डिक्रीज, फर्स्टली प्रोपोर्शनल है ना। सेकंड ऑप्शन आंसर आ Yes, जाएगा। sir. अब मुझे बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल हो गया था क्या? सर ने ये पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? अच्छा तुमको ये आइडिया नहीं होगा कि, अच्छा फॉर्मूला में बता देता हूँ, एच लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन √3m/kT, ये फॉर्मूला आता है इसका। नो सर। हो गया था सर. तो तुमको यही नहीं पता कि ये किस नाम से है? फॉर्मूला रट लिया बस। बेटा लगाओगे कैसे अगर ये नहीं पता है कि किस चीज का फॉर्मूला है ये? हाँ, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो उसका लैम्डा निकालना, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का तरीका है ये। कोई भी मॉलिक्यूल है जो गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट समझते हो सब लोग? Yes, sir. यस सर। वो अगर वेव नेचर शो कर रहा है, वेव बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसकी वेवलेंथ निकालने का तरीका है h अपॉन √3m/kT। इसमें h तो पता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, राइट। m भी पता है सबको, m क्या होता है? मास। मास। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, ये पढ़ा था क्या, ये बताना। लैम्डा इक्वल्स टू 25.6 ×
ये पढ़ा है? No, sir. सर ऊपर वाला भी नहीं पढ़ा। लिख लो इसको, लिख लो कॉपी में। दोनों नहीं पढ़ी। दोनों ही नहीं पढ़े? यस सर, दोनों ही नहीं पढ़ी अभी। तो अभी तुम तो बोल रहे थे पढ़ा दिया सर ने ये लास्ट क्लास में, नहीं पढ़ाया क्या? चलो कोई ना, अभी देख लो। तो ये अरे इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड ही है। मैं बता रहा हूँ किस चीज का फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो होता क्या है कि कई बार आपके एक सिस्टम में अगर कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स है ना, गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो अभी तक आप इनको पार्टिकल की तरह देखते थे, और जैसे ही हमें पता चला कि भाई वेव नेचर भी शो करते हैं, ये चीजें मैटर शो करता है वेव नेचर, तो भाई इसका भी कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी अलग तरीके से निकाला जाता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंगली आप इसका भी कुछ ना कुछ डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालोगे, सिंस ये वेव नेचर शो कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगा, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल, पता है क्या किसी को? हाउ डू वी फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल? नहीं, ये निकालते हैं F/2 K-T, F/2 K-T। अब आप बोलोगे सर नई नई चीजें बता रहे हो, पर ये नई चीजें नहीं है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक चैप्टर का नाम है, सुना है कभी? Yes, sir. यस सर। ATG थर्मोडायनेमिक्स 11th में आते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केमिस्ट्री में भी आता है इनफैक्ट ये, ठीक है। तो उसमें पढ़ाया जाता है ये। तो इसमें जो F होता है ना बच्चों, ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होता है F? Degree of freedom. ठीक है। K- होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सुना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, अभी सुन लो। इसकी वैल्यू बता देता हूँ, 1.38 इंटू 10⁻⁻23। 23. वैल्यू याद है तुम्हें इसकी? क्या बात है, जूल पर केल्विन। क्या बेटा, कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं। तो जो ये फॉर्मूला है ना काइनेटिक एनर्जी का, ये हम जनरली यूज करेंगे मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, सिंस जो हम वेव नेचर निकाल रहे हैं ना, वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है निकालना मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। तो क्वेश्चंस भी इसी के ऊपर आते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि F की वैल्यू होती है 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता ही 3 है मोनो एटॉमिक गैसेस का, है ना। तो तुम्हारा जो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, क्या बोल रहे हो बेटा? कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? 3/2, F की जगह 3 रख दिया, K-T, राइट। तो 3/2 K-T की केस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ फिर इसकी ये हो जाती है, ये वाली, है ना, और या फिर ये वाली, ठीक है। H/3m K-T अपॉन 25 या फिर 25.6, ये शॉर्ट फॉर्मूला है बेसिकली। ये फॉर्मूला तुम डायरेक्टली यूज कर पाओगे कई सारे क्वेश्चन में, क्योंकि जब भी गैसियस मॉलिक्यूल की बात होगी ना डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने की, तुम्हें M दिया हुआ होगा। M पता है क्या होता है? मोलर मास। क्या होता है M? मोलर। अब ये गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, कोई सिंगल एटम नहीं है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो इस केस में आपको जनरली मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास निकाला जाता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने मोलर मास निकालना, Yes, sir. है ना। तो वो आपको उसमें ही दिया होगा मोलर मास की वैल्यूज ही दी हुई हो, तो इसलिए आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। टी क्या है बच्चों? एनी गैसेस? व्हाट इज टी? टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या है टी? Absolute. टेम्परेचर, केल्विन में लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ भाई, ये सब चीजें हैं। और क्या पूछा जा सकता है? एएमयू की टर्म्स में दिया हुआ हो सकता है, एएमयू की टर्म्स में, एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट का नाम सुना है? यस सर। इस टर्म्स में दिया Yes, sir. जाता है, इसकी वैल्यू होती है ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg,
ठीक है, तो ये कन्वर्जन यूज कर सकते हो आप अगर आता है तो एएमयू में। बाकी और तो कोई चीज है नहीं बताने लायक इसमें। आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये वैल्यू एम स्ट्रॉन्ग में आएगी, ये जो वैल्यू आएगी ना ये एम स्ट्रॉन्ग में आएगी जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये किसके लिए फॉर्मूला? क्या बोल रहे हो बेटा? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन √3 mkt, ये किसके लिए फॉर्मूला ड्राइव हुआ है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर निकालनी है गैस मॉलिक्यूल की, तो अगर कोई गैशियस स्टेट में कोई मॉलिक्यूल है और वो बोल रहा है कि वेव नेचर शो कर रहा है, जैसे देखो यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, H2 है ना, और हीलियम। तो इस केस में जब हाइड्रोजन आपका गैशियस स्टेट में होगा, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, H2 फॉर्म में, तो फिर वो वेव नेचर शो करता है, लेट्स से, है ना, करता होगा, डेफिनेटली मैटर शो कर रहा है तो ये भी करता होगा। तो फिर उस वेव नेचर में जो वेवलेंथ होगी H2 मॉलिक्यूल की, वो तुम्हें निकालोगे। वो तुम कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले से। आई बात समझ में? Yes, sir. अरे हाँ ना बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. सो दिस क्वेश्चन इज प्रीटी मच बेस्ड ऑन द फॉर्मूला इटसेल्फ। इसको सॉल्व कर लेना, होमवर्क में दे रहा हूं मैं ये, क्योंकि इतना अभी टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इसको डिटेल में सॉल्व करें ना, तो कर जरूर लेना। आगे चलें बच्चों, डी ब्रॉगली वेवलेंथ Yes, sir. तो आपने पढ़ लिया है, उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ना। Yes, तो sir. जैसे कि हम बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे? मैटर के बारे में। तो हमने ये डिसाइड किया था कि मैटर को भी हम लाइट की तरह से देखना चालू करेंगे, यानी कि पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होते हैं, इस चीज को समझ लेंगे एक टाइम के बाद। लेकिन कोई बता ही नहीं रहा था इस चीज को कि भाई इस चीज को कोई प्रूव ही नहीं कर पा रहा था। सब लोग थ्योरी में बात करते। डी ब्रॉगली ने भी थ्योरी दी थी एक तरह से, ऑल्दो उन्होंने वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया था, है ना। अब वो कितना सही था कितना गलत था ये तभी प्रूव हो पाता जब तक कि कोई एक्सपेरिमेंट होता। लेकिन जब तक ये एक्सपेरिमेंट हुआ ये वाला, तब तक कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था हमारे पास कि भाई मैटर जो है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। लेकिन जैसे डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट आया, ठीक है, सिनेरियो में सारी कहानी बदल गई, क्योंकि इसने इतना बड़ा ब्रेक थ्रू लाया फिजिक्स की दुनिया में, है ना, साइंस की दुनिया में, कि भाई आपका मैटर जो है वो भी शो कर रहा है वेव नेचर। कैसे लाया? इन्होंने क्या किया, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड किया, ठीक है, होगा इनके पास इलेक्ट्रॉन गन वगैरह होगी, है ना, या फिर कोई फिलामेंट वगैरह, टंगस्टन फिलामेंट वगैरह यूज कर लिया होगा इन्होंने, है ना। उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है, छोटी बैटरी से कनेक्ट कर दिया होगा कोई, जिसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन ले लिए, तुम तो ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन गन लिया है जिससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है इनको, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने निकालना चालू किया, यहाँ से लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन गन्स। लेकिन सिंस ये इलेक्ट्रॉन इतने फास्ट नहीं थे, या फिर इतने ज्यादा स्कैटर्ड थे, है ना, या फिर एक बीम की तरह नहीं आ रहे थे, हमको क्या चाहिए था? एक बीम चाहिए थी, ताकि हमारी जो आगे प्रोजेक्शन हो रही है, जहां पे भी हम प्रोजेक्ट कराना चाह रहे हैं उसको, वो एक परफेक्ट एंगल पे जाए और एक स्ट्रेट लाइन में जाने का ट्राई करे, है ना। तभी हम जो भी एक्सपेरिमेंट कराना चाह रहे हैं वो हो पाएगा। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए हमने क्या किया, एक्सेलरेट करने के लिए हमने क्या किया, एक हाई वोल्टेज सोर्स लगा दिया, हाई वोल्टेज सोर्स लगा दिया, है ना, यानी कि इससे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया बहुत सारा, ठीक है। और सिंस इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी ना उस डायरेक्शन, Yes, sir. है ना। जैसे हम याद करो उसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था हमने, ऐसा याद करो। अभी थोड़ी टाइम पहले आपको समझाया था मैंने, कोई चीज समझाई थी, एक वैक्यूम चैम्बर बनाया था, उसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। अरे भूल गए कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था अभी? लास्ट क्लास में पढ़ा था शायद, इनफैक्ट मतलब लास्ट क्लास मतलब जब मैंने जो क्लास ली थी। Photo current. फोटो करंट, वेरी गुड। तो फोटो करंट पढ़ते वक्त हमने सीखा था ना कि पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन भागेगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, हाई वोल्टेज सोर्स ले लिया,
इलेक्ट्रॉन भागा, सिलिंड्रिकल कुछ सोर्स ले लिया, उसमें हमने ओपनिंग बड़ी कम रख दी, तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐसे मतलब वो गन की तरह एक्ट कर रहा है। गन में क्या होता है, बुलेट होती है ना, आप क्या करते हो, बुलेट की स्पीड बढ़ा देते हो, गन क्या करती है, स्पीड बढ़ा देती है, स्पीड बढ़ी है ना बुलेट की, तो एक्सेलरेट होते हुए गई वो आगे, बहुत तेज गई। तो यहाँ पे भी क्या किया हमने, वोल्टेज ज्यादा कर दिया, हाई वोल्टेज सोर्स लगा दिया, और आपका इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही एक्सेलरेट होके स्पीड में होके आगे चला गया, आगे चला गया यानी प्रोजेक्ट हो गया। अब प्रोजेक्ट कहाँ कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक निकल का क्रिस्टल लिया, निकल सुना है सबने, निकल एलिमेंट के बारे में सुना है ना सबने, ठीक है। Yes, निकल sir. क्रिस्टल पे इसको प्रोजेक्ट किया हमने, ताकि इसकी क्या हो सके, ये डिफ्लेक्ट हो सके, है ना, क्योंकि निकल क्रिस्टल के शार्प एजेस थे, एनआई, हाँ एनआई, निकल क्रिस्टल के शार्प एजेस थे, तो उस जगह से अगर ये स्कैटर हो रहा है या उस जगह से अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये एक फिनोमेना शो कर सकता है, जो अगर इसने शो कर दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये वेव नेचर शो कर रहा है, या ये वेव है, ये इलेक्ट्रॉन। क्या आप याद करके बता सकते हैं कि शार्प एजेस पे बेंडिंग शो करने को क्या बोलते थे? अरे उस फिनोमेना का नाम क्या था जो शार्प एजेस पे बेंडिंग शो हो रही थी ना, भूल गए? बेटा क्लास में हो या नहीं Yes, हो? sir. तो कौन बताएगा ये क्वेश्चन का आंसर? अरे वेव ऑप्टिक्स पढ़ी है? वेव ऑप्टिक्स Yes, पढ़ी है sir. बेटा? अगर इंटरेस्टेड नहीं हो पढ़ने में तो बता दो, क्यों सुनिए, मेरी भी तबीयत खराब है, क्यों हम फालतू मेहनत कर रहे हैं, क्लास को बंद कर देते हैं अभी, चलते हैं घर अपने अपने काम पे, है ना, तुम भी अपना पढ़ लेना, मैं भी थोड़ी रेस्ट कर लूंगा। अगर मैं आया हूँ यहाँ पे और तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ कुछ समझाने का, तो यस नो तो बोल सकते हो ना, और अगर सही में मन नहीं है तो बता दो यार। एक बच्चा गया है अभी, उसने मुझे बताया है कि सर कुछ प्रॉब्लम है, उसने जो भी ये प्रॉब्लम अपनी शेयर की है वो गया है। आपको जाना है आप जा सकते हो बिंदास, लेकिन ऐसे मत बैठो यार क्लास में, समझ में आ रहा है तो यस बोलो, नहीं आ रहा तो नो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर क्लास ही नहीं करनी तो चले जाओ, बट डोंट सिट लाइक इट मैटर्स टू यू नथिंग। लास्ट टाइम आई एम आस्किंग, आंसर करना है तो आप रुकिए, अदरवाइज आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स पढ़ी है सबने? Yes, sir. कौन सा फिनोमेना था या कौन सा प्रोसेस था जो कि शार्प एजेस पे बेंड होने का सिग्निफिकेंस देता था, या हमें बताता कि भाई हाँ ये फिनोमेना बताता है कि शार्प एजेस पे बेंड करती है लाइट? Reflection. डिफ्रैक्शन पढ़ा था? Yes, sir. अरे डिफ्रैक्शन पढ़ा था, जिसमें Yes, sir. पैटर्न्स बनते थे, है ना, शार्प एजेस पे बेंड करती थी लाइट तब, है ना, इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनाती थी ना वो भी, उस केस में भी लाइट कहीं पे डार्क बन रहा है कहीं पे ब्राइट बन रहा है ना, तो वो क्यों शो कर पा रही थी लाइट? इसलिए तो शो कर पा रही थी क्योंकि लाइट एक वेव की तरह बिहेव कर रही थी, राइट? पार्टिकल होती तो सीधी निकल जाती, Yes, sir. है ना। तो इसी तरीके से अगर डिफ्रैक्शन शो कर जाए या निकल के शार्प क्रिस्टल्स पे बेंडिंग हो जाए इस तरीके से, है ना, बेंडिंग हो जाए, अगर बेंडिंग हो जाएगी तो डेफिनेटली, बेंडिंग भी ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे जा रही है, वो अगर अलग अलग जगह जा सकती है, इंटेंसिटीज अलग अलग शो कर सकती है। अरे भाई इस चीज को ऐसे रिलेट करो ना यार, कि तुम्हारा कोई शार्प एज वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तुमने लाइट को इंसिडेंट किया और यहाँ पे बेंडिंग हो गई, यहाँ पे स्क्रीन तुमने लगा रखी है, अब बेंडिंग हुई तो ये इस तरह से स्क्रीन के ऊपर आया। अरे समझ में आ रही है? Yes, तो sir. किसी जगह ब्राइट Yes, फ्रिंज, sir. डार्क ब्राइट फ्रिंज जैसे बनता था ना डिफ्रैक्शन में, Yes, sir. है ना। तो अगर इस निकल क्रिस्टल पे जो हम इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोजेक्ट करा रहे हैं, अगर यहाँ से बैंड होके सेम इस तरह के कुछ पैटर्न बन जाए, या अलग अलग इंटेंसिटीज हम क्या कर ले, नोट कर ले या डिटेक्ट कर ले, तो क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन भी लाइट की तरह डिफ्रैक्शन शो करता है? क्या एक्सपेरिमेंट का वो समझ में आया आपको?
पर्पस समझ में आया क्यों कर रहे हैं हम और कैसे कर रहे हैं, है ना? अरे हाँ या ना बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। लाइट बीम आई, एक्सेलरेट करा तुमने हाई वोल्टेज लगा के, लाइट बीम प्रोजेक्ट करा निकल क्रिस्टल पे। सर आई एम लीविंग क्लास बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, जाओ। प्रोजेक्ट किया आपने निकल क्रिस्टल पे, लाइट बेंड हुई, लाइट मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन बीम बेंड हुई, और आपने एक डिटेक्टर लगा रखा है, मूवेबल डिटेक्टर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो डॉटेड लाइन के रूप में हम इसको शो कर रहे हैं, यानी कि ये यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, मूवेबल है ये। ठीक है, मूवेबल क्यों है? मूवेबल क्यों है? क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होके किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर ऊपर की तरफ चला गया और वहां पे डिटेक्टर ही नहीं हुआ तो पता कैसे करोगे इलेक्ट्रॉन यहाँ डिफ्लेक्ट होके आया था? समझ में आ रही है बात? अगर Yes, यहाँ sir. पे तुम नहीं लगा रखते और इलेक्ट्रॉन आके डिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गया अगर, तो पता कैसे करोगे यहाँ इलेक्ट्रॉन आया? तो सब जगह कैप्चर हो पाए इसकी वजह से एक मूवेबल डिटेक्टर लगा रखा है जो मूव कर रहा है और आपके इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है। अब गैल्वेनोमीटर फिट कर रखा है तुमने डिटेक्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ये कैप्चर करेगा तो गैल्वेनोमीटर करंट की रीडिंग देता है ना भाई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट जनरेट करते हैं, Yes, sir. है ना? तो गैल्वेनोमीटर तुमने लगा रखा है जो कि अगर डिफ्लेक्शन होता है तो मतलब गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन होता है तो डेफिनेटली उसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया है। अब हुआ क्या, अलग अलग एंगल पे गैल्वेनोमीटर अलग अलग रीडिंग दे रहा था, लेकिन बहुत माइन्यूट डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। जैसे ही हमने चालू किया ये प्रोसेस तो इलेक्ट्रॉन बीम आई, निकल पे लगी, निकल पे से डिफ्लेक्ट होने लगी और गैल्वेनोमीटर कैप्चर कर रहा है, अपना काम कर रहा है, सब प्रोसेस चलता रहा है चलता रहा है चलता रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज नोट कर रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज पर डिपेंड करेगा ना इलेक्ट्रॉन बीम कितने स्पीड में आ रही है ना? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से आ रहा है, वो डिपेंड करेगा कि हमने कितना वोल्टेज सेट किया हुआ है बैटरी में हमारे, और इलेक्ट्रॉन बीम की जगह, इलेक्ट्रॉन गन की जगह, है ना? इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन में कितना हम वोल्टेज यूज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज चेंज करते गए, हमने नोट किया इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कि एक रेंज आ रही है ऐसी जिसमें कि आपका गैल्वेनोमीटर हाईएस्ट डिफ्लेक्शन दे रहा है, और उसमें भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज है जिसमें कि ये डिफ्लेक्शन आपका मैक्सिमाइज हो जा रहा है। ठीक है, और ना केवल वोल्टेज, आपका एक एंगल भी है, देखो ध्यान से, यहाँ पे थीटा एंगल है। Yes, sir. ठीक है, अब ये एंगल किसके बीच में, एक तो इंसिडेंट रे, अगर आप इसको रे की तरह ट्रीट करते हो तो, है ना, और एक रिफ्लेक्टेड रे। एक तो है क्या है बच्चों, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आए, इंसिडेंट हुए, इस डायरेक्शन में आए, इंसिडेंट हुए और इधर रिफ्लेक्ट कर गए, तो इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, लेट्स थीटा या फाई कुछ भी ले लो, थीटा एंगल है। तो ये एंगल को भी हमने नोट किया कि जब इस एंगल की एक स्पेसिफिक वैल्यू आ रही थी तो आपकी जो इंटेंसिटी आ रही थी, आपकी जो इंटेंसिटी आ रही थी वो मैक्सिमम आ रही थी। इससे प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल पार्टिकल नहीं है, एक बहुत सारी वेव्स है, कलेक्शन ऑफ वेव्स है जिसमें ट्रैवल कर रहा है ये। पर ये प्रूव नहीं हो पाया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये तो लोग वैसा बोलने लगे कि अगर आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की बीम पूरी थ्रो करी है, तो जैसे कि मान लो 10 इलेक्ट्रॉन आपने थ्रो किए निकल पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, एक इधर चला गया, एक साइड में चला गया, है ना? तो वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग रीडिंग दे रहे। Yes, sir. बात समझ में आ रही है भाई? लाइट जो थी उसको तुम ट्रीट कर रहे थे एक सिंगल वेव की तरह, है ना? तब जाके वो क्या कर रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी और इंटरफेरेंस पैटर्न्स बना रही थी, है ना, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव कहीं पे डिस्ट्रक्टिव। तुमने बोल दिया कि यार ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, अगर ये पार्टिकल है तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ये पार्टिकल है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये वेव है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए लोग बोल रहे हैं कि अगर आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे हो ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आप प्रोजेक्ट करा रहे हो, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन की वजह से अलग अलग इंटेंसिटी रिकॉर्ड हो रही होगी, उसका मतलब ये थोड़ी वेव है। तो फिर किसी ने बोला, मतलब इन्होंने ही बोला, डेविसन एंड जर्मन ने, कि एक इलेक्ट्रॉन भेज के देखते हैं, सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। क्या बोला इन्होंने कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से, सिंगल इलेक्ट्रॉन को
प्रोजेक्ट करते हैं निकल क्रिस्टल पे और फिर इसका डिफ्लेक्शन नोट करते हैं। अगर तब भी जो इंटेंसिटी है वो वेरी कर रही है अगर तो डेफिनेटली फिर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा होगा उसको। तो लोगों ने बोला ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो हम मान लेंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल तो नहीं है, वेव की तरह बिहेव कर रहा है। क्या आप लोग अग्री करते हैं इस बात से? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट किया बच्चों, और हमने देखा कि ये वोल्टेज जहां से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो इलेक्ट्रॉन बीम्स को, जब आप 44 और 68, 44 और 68 के बीच में आप रखते हो स्पेसिफिकली, तब आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। अदरवाइज वो डिफ्लेक्शन ही शो नहीं कर रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अदरवाइज वो डिफ्लेक्शन ही शो नहीं कर रहा है। भाई एक पर्टिकुलर वोल्टेज है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन कुछ सेट अमाउंट, कुछ पर्टिकुलर स्पीड से आ रहा होगा, और तब वो जो क्या बोलते हैं डिफ्लेक्शन शो, डिफ्लेक्ट हो रहा होगा, बेंड हो रहा होगा, तो गैल्वेनोमीटर उसको रिकॉर्ड कर पा रहा होगा, है ना। वरना हो सकता है इस वोल्टेज के अलावा अगर कम वोल्टेज रखो तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट ही नहीं हो, या डिफ्लेक्ट होकर कहीं और ही चला जाए, ज्यादा रखो या इस रेंज में नहीं रखो तो, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया, ये हम अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे, मैंने नहीं बोला ये, ऐसे मैंने कोई तुक्का नहीं मारा है कि 44 और 68 के बीच में, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। रीडिंग निकालते ना जैसे हम कोई भी चीज की, वो हमने निकाली है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि भाई जब हमने 44 और 68 के बीच में रखा तो कुछ ऐसा ग्राफ आया बच्चों, इंटेंसिटी और थीटा एंगल का, है ना। तो जैसे कि हमने देखा कि भाई इंटेंसिटी नोट कर रहे हैं हम अलग अलग एंगल पे, तो जैसे 10 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, अलग अलग एंगल पे। थीटा पता है ना कौन सा है? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल, Yes, sir. है ना। तो जैसे आपका थीटा चेंज होता है, अच्छा मूवेबल है ना, स्केल भी मूवेबल है और वो भी मूवेबल है, ये मूवेबल है आपका, ठीक है। जो लैटिस है ये भी मूवेबल है, इसको भी मूव कर रहे हो आप और डिटेक्टर को भी मूव कर रहे हो। तो इस केस में क्या होगा, सॉरी माय बैड, मूवेबल डिटेक्टर है केवल, क्रिस्टल को मूव करोगे तो फिर वो तो प्रोजेक्ट ही नहीं हो पाएगा। डिटेक्टर मूवेबल है और क्रिस्टल लैटिस रखा हुआ है एज इट इज यहीं पे। अब जब तुम इसको डिटेक्टर को मूव कर रहे हो तो एंगल भी बदल सकता है क्या? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बदल सकता है क्या अगर ये मूव कर रहा है तो ऐसे ऐसे, Yes, sir. है ना। तो एंगल के साथ हमने देखा कि जब एक पर्टिकुलर एंगल आ रहा था तो इंटेंसिटी की वैल्यू थोड़ी ज्यादा आ रही थी बाकी सबसे, है ना। एक 44 और 68 वोल्ट के बीच में इंटेंसिटी तो समझ रहे हो ना बच्चों? Yes, sir. इंटेंसिटी तो समझ रहे हो ना, कितना वैल्यू आ रहा है जो रिकॉर्ड कर रहे हो ना आप गैल्वेनोमीटर में, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, वो हम निकाल रहे हैं बेसिकली। लेकिन जब हमने एक आइडियलाइज कंडीशन प्रोवाइड करी, हमने ट्रायल एंड एरर से किया रैंडम, 44 से 68 के बीच में से 54 वोल्ट ले लिया रैंडम, भाई सब लेके देख लिया ना, 44, 45, 46, 47, 48, 49 सब लेके देख लिया, तो 54 पे जाके हमें मिला ऐसा वैल्यू, फिफ्टी डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि एंगल तो था थीटा इक्वल्स टू 50 डिग्री और वोल्टेज हमने रखा 54, और इस जगह पे हमने देखा तो इंटेंसिटी बच्चों आपकी आई मैक्सिमम, ठीक है। 50 डिग्री पे इंटेंसिटी आई मैक्सिमम, है ना, और हमने 54 वोल्ट भी आपको यहाँ पे कांस्टेंट रख के देखा था, ठीक है, थीटा की टर्म्स में। तो इससे हमें पता चला कि भाई एक पर्टिकुलर रीडिंग जो है वो आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू दे रही है। तो इंटेंसिटी वेरी तो कर रही है, अरे बात समझ में आई, इंटेंसिटी वेरी तो कर रही है, किसी पे तो बहुत कम आ रही है किसी पॉइंट पे, और किसी पॉइंट पे बहुत ज्यादा आ रही है, किसी पॉइंट पे तो कम आ रही है किसी पॉइंट पे ज्यादा आ रही है। याद करो क्या लाइट के केस में, वेव ऑप्टिक्स के केस में किसी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, किसी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, तो उसमें भी इंटेंसिटी चेंज हो रही थी क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हाँ। तो बिल्कुल उसी तरीके से एट 54 वोल्ट a peak intensity a peak in intensity of क्या, intensity of electron was observed कितने पे,
एट थीटा इक्वल्स टू 50 डिग्री पे, यानी कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल भी कितना था, 50 डिग्री था, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब वही गैल्वेनोमीटर ने कितना डिफ्लेक्शन शो किया है ना, उसकी वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है किसी पॉइंट पे तो, और किसी पॉइंट पे कम वैल्यू आ रही है। अगर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ऐसा होना चाहिए क्या बच्चों? No, sir. ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अगर एक ही पॉइंट पे अगर आप कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यहां से हमें समझ में Yes, आया, sir. यहां से हमें समझ में आया कि ये डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन आपका शो कर रहा है वेव नेचर। क्या शो कर रहा है ये? Wave nature. वेव नेचर शो, Wave nature. ठीक है। तो भाई यहां से प्रूव हो गया कि भाई सिंपल सी बात है, वेव नेचर शो कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, तो मैटर भी आपका वेव और पार्टिकल दोनों नेचर पोजेस करता ही होगा। अब इस चीज को एक्सप्लेन ढंग से किया ब्रैग्स ने, जो हम ब्रैग्स लॉ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली सॉरी मैथमेटिकली उन्होंने बताया कि भाई कौन सी कंडीशंस होंगी जब आपका क्या बोलते हैं पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा और आपका लैम्डा निकल के आ सकता है कुछ पर्टिकुलर वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली कितनी वैल्यू निकल के आ सकती है लैम्डा की। जो आप इलेक्ट्रॉन की बता रहे हो ना कि वेवलेंथ होने वाली है, वेव नेचर शो करेगा तो वेवलेंथ होगी, तो इस वेवलेंथ की वैल्यू कितनी निकल के आएगी वो उन्होंने बताया, ठीक है। तो वो हम पढ़ने वाले ब्रैग्स लॉ में, ठीक है। अब मुझे बताओ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ईएम वेव्स के, या फिर इसको ही पढ़ें, क्योंकि ब्रैग्स लॉ हम अगली क्लास में भी कर सकते हैं। So EM waves. ईएम वेव्स के कर ले कुछ क्वेश्चन, चलो ठीक है। ब्रैग्स लॉ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे मैं लिख में देता हूँ टू बी कंटिन्यूड, ठीक है। इसको ब्रैग्स लॉ से कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि आप फिर ईएम वेव्स प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसको आप पढ़ना मत, अगली क्लास से करते हैं इसको। अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चंस हम ईएम वेव्स के कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ, 2 मिनट मिलेंगे सबको। अगर आपसे हो जाता है तो ट्राई करो, अदरवाइज फिर मैं तो बताऊंगा ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एंटर करती है, जिसका कि आपको रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी दी हुई है, ठीक है। वेवलेंथ बतानी है आप, वेवलेंथ बतानी है वेव की मीडियम में कितनी होगी। रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है, ई आर की वैल्यू फॉर्मूला पता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम कैसे निकालते हैं? लिख देता हूं मैं, मुझे लग नहीं रहा तुम्हें याद होगा। ये यूज करना, इसमें ई आर तुम्हें दिया हुआ है 2.25 जो दिया हुआ है ना, वो ई आर ही है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है। हो जाएगा बच्चों? Yes, sir. करो ट्राई करो। हाँ जसनूर कुछ पूछना है क्या? No, sir. करो सॉल्व करो।
करें, डिस्कस करें? Yes, sir. सर इसमें वेव इक्वेशन यूज करनी है? क्या यूज करनी है? वेव इक्वेशन। बेटा लैम्डा क्या निकालना है आपको, ये बताओ। सर लैम्डा। लैम्डा निकालना है, कैसे निकालते हैं लैम्डा? बहुत तरीके हैं निकालने के, आप कुछ भी बता सकते हो। चलो ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है ना, और आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है। अगर रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है तो डेफिनेटली आप स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हो, स्पीड ऑफ वेव निकाल सकते हो, है ना। स्पीड यस ऑफ वेव जब आप निकाल पाओगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी दोनों से नहीं निकल सकती क्या? यस सर निकल जाएगी। बस फिर कुछ और चीज की जरूरत ही नहीं है। करें, सॉल्व करें? बस थोड़ा सा रह गया सर। कोई बात नहीं, कर लो आप साथ में, पैरेलली कर लो, मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, चलो इधर देखो बच्चों, स्पीड ऑफ वेव निकाल लेते हैं पहले। 3 इंटू 10⁸ ये तो हो गया स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2.25। इसको सॉल्व किया किसी ने, कितना आ रहा है? सर 2 × 10⁸ आ रहा है। बहुत बढ़िया। 2.25 होता है 225। 225 का अगर आप अंडर रूट निकालोगे तो 15 आता है, 15। तो 2.25 है ना, तो आंसर आ जाएगा 1.5। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप। अगर रूट, अंडर रूट निकालने में दिक्कत आती है ना 2.25 का, तो ऐसे कर लिया करो कि भाई रूट 225 है, इसका अंडर रूट होता है 15, तो सिंस ये 2.25 था तो यहाँ पे 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.5 इंटू, सॉरी 3/1.5, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यस सर। इसके बाद तुम्हें निकालना है वेवलेंथ। तो बहुत इजी है, क्योंकि हमें स्पीड पता है, तो स्पीड इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा होता है। यस सर। ये फॉर्मूला पता है सबको, स्पीड ऑफ वेव इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, Yes, sir. है ना। तो लैम्डा निकल जाएगा यहाँ से, लैम्डा इक्वल्स टू वी अपॉन एफ, है ना। वी तो आ गया 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एफ की वैल्यू कितनी है भाई? 3 गीगा हर्ट्ज, यानी 3 इंटू 10⁹ गीगा है ना, 3 इंटू Yes, sir. 10⁹ हर्ट्ज, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3 इंटू 10⁻⁻1 के अराउंड आएगी। किसमें आएगी ये आएगी आपकी मीटर में। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर में, क्या करेंगे भाई सेंटीमीटर में करने के लिए? मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, इंटू 100। है ना, इंटू 100 कर देंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई ये? 10⁻1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 200/3, है ना, 200/3, 66.67 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 10⁻⁻2 में पूछ रहा है, तो 66 इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 667 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। अरे समझ में आया कैसे किया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, हाँ भाई, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। No, sir. इजी क्वेश्चन है। चलो एक और कर दो यार इस बात पे, एक और क्वेश्चन कर दो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है हवा का, एयर का 1.006। ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवलिंग इन एयर इज डैश a इंटू 10⁸। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्पीड बतानी है तो डायरेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का फॉर्मूला पता है? यस सर। नहीं पता, नहीं पता, बताओ चलो क्या होता है। Sir, T is equal to 1 by under root mu naught into E naught. क्या बात है, बहुत बढ़िया। c इक्वल्स टू अंडर रूट 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। पढ़ाया था ये मैंने।
Yes, sir. Yes, sir. है ना? अब म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अरे हाँ ना बोलो भाई, Yes, sir. Yes, sir. है ना? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 to power 10 टू द पावर -12, है ना? कॉलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। yes, sir. ठीक है, तो बस आंसर आ जाएगा अब तो। ये क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यही तो निकालनी है। अरे इसको पुट कर दो ना यार, 1/म्यू नॉट और ई नॉट की जगह 1.0, इसकी कोई वैल्यू की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। करोगे सॉल्व या आंसर बताऊं डायरेक्ट? अगर ऐसे केस में क्वेश्चन आ जाए ना तो तुक्का मार के आ जाना। देखो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, ए की जगह 3 आंसर आ जाएगा। और आंसर आ भी यही रहा है, सी इक्वल्स टू आ रहा है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो सॉल्व करोगे ना ये आएगा। और 3 जो है आंसर है आपका, ए ऑप्शन। अब पता है क्यों क्यों आया 3, क्यों आया इस केस में? क्योंकि याद करो ये जो वैल्यूज थी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की, ये स्पीड ऑफ लाइट के कंसिडरेशन में ही तो निकाली गई है। अरे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना भाई, हाँ ना तो Yes, बोलो, sir. है ना? तो ये उसके कंसिडरेशन में तो निकाली है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज, वैक्यूम में ट्रेवल करा के, है ना? तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इनकी ओरिजिनल वैल्यूज रखोगे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की, है ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो स्पीड ऑफ लाइट ही आने वाला है, 3 इंटू 10⁸, है ना? तो भाई बहुत आसान है आंसर, सीधे 3 लिख दो, 3 इंटू 10⁸ करके। कैलकुलेट भी कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 4 पाई इंटू 10⁻⁷ की वैल्यू डालो, फिर ये नीचे वाला डालो, बहुत लंबा प्रोसेस है। तुमसे कैलकुलेट होने में भी मुझे नहीं लगता बहुत, 1-2-3 मिनट तो आराम से लगेगी, ज्यादा ही लगेगी इनफैक्ट। तो बेटर है थोड़ा दिमाग चलाओ और आंसर सीधे लिखो। ठीक है, आगे चले। Yes, sir. ओके, लेट्स डू वन लास्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम लोग ज्यादा टुकने में इंटरेस्टेड हो, काफी बच्चे तो चले ही गए। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर तुम्हें भी छोड़ देंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, सेपरेशन दिया हुआ है उन दोनों के बीच का 2 mm, कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स। प्लेट एरिया दिया हुआ है, बोल रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एट एन इंस्टेंट निकालना है तुम्हें जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 4 × 10⁶ वोल्ट पर सेकेंड। इजी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो तुम। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला याद है क्या? E naught d5 by dt. हाँ, और कैपेसिटेंस के टर्म्स में निकलवाया था मैंने एक बार। कैपेसिटेंस के टर्म में नहीं याद? मैं बता देता हूँ कोई नहीं। C इंटू dV/dt, ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस के टर्म में निकालवाया भी था मैंने। वैसे एप्सिलॉन नॉट d5/dt, 1/ε0 या एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? अरे 1/ε0 Epsilon naught. बेटा, फॉर्मूले भूल गए क्या हम सारे? कोई है क्लास में या मैं खुद से ही वार्तालाप करे जा रहा हूँ? है sir. है, तो एप्सिलॉन नॉट d5/dt होता है या 1/ε0 d5/dt होता है? The epsilon naught d5 by dt. एप्सिलॉन नॉट ही होता है, एप्सिलॉन नॉट d5/dt। पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसके साथ साथ आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हो जाएगा ये, सॉल्व करके बताओ। करो करो सॉल्व करो, हो जाना चाहिए अब।
सर मेरा डी आ रहा है। कितना आ रहा है? सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आ रहा है। यस सर। ओके, सॉल्व करते हैं भाई इसको, जल्दी से देख लो। क्या होता है भाई कैपेसिटेंस? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी Yes, यस sir. सर। मल्टीप्लाई बाय डीवाई बाय डी। यस सर। सब चीजें दी हुई है अब तुम्हें, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो तुम्हें नहीं दी हुई है। एरिया हो जाएगा तुम्हारा 16 टू 10⁻⁴, यस सर। है ना? देखो ना यार, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर में लोगे ना इसको, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई बाई यस सर। एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10⁻12। अभी अभी बताया था तो वैल्यू। यस सर। Yes, sir. सेपरेशन कितना दिया हुआ है? 2। 2 into 10⁻³ वेरी गुड। भैया एमएम में दिया है ना, तो 10⁻³ हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय डीवी बाय डीटी डायरेक्ट दे रखा है तुम्हें, पोटेंशियल डिफरेंस जो चेंज हो रहा है वेरिंग टाइम के साथ, जो वेरी कर रहा है ना, वी अपॉन सेकंड में दिया हुआ ना, वोल्ट पर सेकंड, इससे ही पता चल रहा है कि डीवी बाय डीटी है ना, डीवी बाय डीटी की वैल्यू ही है। ठीक है, अब तो इसको सॉल्व कर लो। 1.06 into 10⁻⁴ आंसर आ रहा है इसका, एम्पियर। फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन। एनी डाउट्स? No, sir. नो सर। पक्का? Yes, sir. यस सर। ओके, तो आज हमने डेविसन एंड जर्मर पढ़ा है और कुछ प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम मोस्ट प्रोबेबली एटम स्टार्ट कर देंगे। ब्रैग्स लॉ तो पढ़ेंगे सही, हम एटम्स को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाला जो मॉडर्न फिजिक्स का अगला पार्ट है। और आपको होमवर्क में दे देता हूँ, अगली क्लास में जब आप आओगे तो आपको क्या करना है, एक तो जो ये ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर, दोनों चैप्टर, पूरा चैप्टर के इसके क्वेश्चंस करने, पीवाईक्यूज एंड डीपीपी। ठीक है, ड्यूअल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली सब आ गया इसमें। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग अपना पेपर है जो BDM वेव्स का, उसको भी एनालाइज करोगे। ठीक है, ये काम मुझे पता है कि बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये आपका होमवर्क। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, यू कैन स्टे एंड आस्क। अगर नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं, और हम अगली क्लास में मिलेंगे। बाय सर। नहीं? ओके, बाय बाय। ऑल द बेस्ट कल की टेस्ट के लिए बेटा।